नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं छात्रों। ये टॉपिक जैसे कि अब सीरीज आपके साथ पास उपलब्ध नहीं है और हमें लगा कि कुछ प्रश्नों पर बात कर लेनी चाहिए। यदि परीक्षा भवन में बैठे हैं और कोई लेक्चर हमने सुना होता है तो उस पर लिखने में और आनंद आता है। एक मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैं जब छात्रों के साथ बैठता हूँ तो मुझे भी ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं पेपर की में जो लेक्चर लिए गए होते हैं उनसे वाक्य बनाने में और नए शब्द बनाने में, सृजन करने में मदद मिलती है। तो उसी को देखते हुए हम हिंदी साहित्य सिनेमा के कुछ प्रश्नों के साथ आपके साथ आए हैं। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो आप मुझे बताइएगा। इसके पश्चात हम कुछ नए प्रश्न लेके आएंगे जो कहीं ना कहीं परीक्षा में आ सकते हैं, और अगर नहीं भी आते हैं किसी रूप में या पूर्णतः नहीं आते हैं तो भी ये आपके लेखन में आपका सहयोग 100% देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। और नववर्ष आपका मंगलमय हो, सभी का मंगलमय हो। जिन्होंने किसी कारणवश नववर्ष में कुछ नहीं शुरू किया है या नहीं सोचा है और 2024 या उसके पहले के में कुछ असफलताएं मिली हैं। असफलताएं वो सोपान होते हैं जिनसे सफलताएं सृजित की जाती हैं। और हारने वाला व्यक्ति, मैं स्वयं भी अपने आप को समझता हूँ, तो आप हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो विजित है उसने बहुत सारी हारों को चखा होगा। तो विजय दिखाई दे रहा है, इसलिए हम अपने आप को हारा माने या हारे हुए व्यक्ति के अंदर उस असफल व्यक्ति को ढूंढें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर इससे भी अलग एक बिंदु ये आता है कि क्या हमें केवल यही देखना है कि सफल कौन है, असफल कौन हुआ? हमें स्वयं को देखना है कि हम जो कर रहे थे उसमें नवीन क्या है, उसमें हमारे लिए आनंद क्या है। अगर वो हम निकाल पा रहे हैं आनंद, और कार्य करते हुए जब किसी कार्य को करते हैं हम आनंद से, आप स्वयं अपनी ज़िंदगी में विचार करके देख लीजिए। जब आप किसी काम को आनंद से करते हैं तो उसमें किसी भी पीछे से धक्के की आवश्यकता नहीं होती है। आप आनंद से उस काम को कर सकते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, आप चाहे जब तक काम करना चाहे करते हैं और जब चाहे शुरू कर लेते हैं। ना उसके लिए आप दिन देखते हैं, ना सुबह देखते हैं, ना रात देखते हैं। तो काम के प्रति आनंद आपको ढूंढना है और वही काम आपको चयन करना है जिसमें आपको आनंद आए। अगर आपने गलत काम चयन कर लिया है तो उसके प्रति या तो आप रुचि उत्पन्न कर लीजिए। दो ही रास्ते हैं बच्चों। एक ये है कि काम के प्रति यदि आप रुचि रुचि उत्पन्न कर लेते हैं तो काम आपको अच्छा लगने लगेगा, और अगर रुचि वाला काम आपके पास है तो आपको आनंद तो आना ही आना है। दोनों तरीके से आपको ही चयन करना है। तीसरा कोई भी चयन करेगा तो संभावना यही है कि असफलता वाली डगर पर जब चलेंगे आप, तब आपकी उम्मीद और आपकी ताकत आपका साथ नहीं देगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्मीद, आपका ताकत, आपके साहस के साथ शौर्य की गाथाएं लिखे, तो सीधा सा छात्रों वो चयन करिए जिसमें आपको मज़ा आता है। हो सकता है कि वो समाज से विपरीत हो सकता है परिवार से विपरीत हो, पर अगर उसमें तुम्हें आनंद आता है ना, तो फिर एक दिन सबको आनंद आएगा। ये बात देख लीजिएगा। सृजनात्मकता, नवीनता और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। अंग्रेजी में क्रिएटिव शब्द होता है। जब वो आता है ना, नया चीज़ सबको अच्छा लगता है। आपको भी ये बताने में हो सकता है समय लग जाए, पर फिलहाल छोड़िए, अब बातें यहीं पर समाप्त करिए। अब जो मैंने कहा उस पर आप काम करिए। बीती बात बिसारिए, नया अध्याय लिखिए। हाँ, अब मैं ये जो प्रश्नावली मैं देख रहा हूँ या जो पेपर देख रहा हूँ, ये भी नया ही है छात्रों। हिंदी साहित्य सिनेमा आपके सिलेबस में है। 100% में से केवल 1-2% छात्र जो मुझे कभी मिले होंगे, मिले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हैं, मिले हैं। उन छात्रों में से बहुत कोई 1-2% छात्र ऐसा रहा जिसको सिनेमा में लगाव है। ऐसा नहीं है कि सिनेमा आपको पसंद नहीं है, सिनेमा आपको पसंद है, पर सिनेमा में व्यापार ढूंढना, सिनेमा में व्यवसाय ढूंढना, ये आप खासकर उत्तरभाषी का जहाँ पर हम लोग रहते हैं यहाँ पर संभव नहीं है। और यदि कोई छात्र इसमें से भी निकल कर के बाहर आना चाहता है, जो सिनेमा में काम करना चाहता है, खासकर हिंदी भाषा को लेकर काम करना चाहता है, उसके लिए ये जो हिंदी साहित्य सिनेमा विषय है वह कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र की तरह है, संजीवनी की तरह काम करता है। चलिए प्रश्न पर बात करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ बिंदुओं को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अब देखिएगा ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपके काम के होंगे
और मैंने बहुत गहनता से ध्यान ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी है। बस मुझे लगा कि इस पर बात कर लेनी चाहिए और थोड़ा-सा एक सामान्य तरीके से जल्दी से बात कर लेनी चाहिए। इसलिए मैंने आपके सामने कुछ प्रश्न रखे हैं, उसके नीचे कुछ लाइनें लिखी हैं। हम दोनों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आप कुछ सीखेंगे। हिंदी साहित्य और सिनेमा का उद्देश्य हिंदी साहित्य और सिनेमा का उद्देश्य लिखना है। पहला प्रश्न यहीं से मैंने शुरू किया है। पहले तो जान लीजिए साहित्य क्या है। जो समाज का चित्रण करे, साहित्य समाज का दर्पण है। बहुत सारी परिभाषाएं मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई थी। परिभाषाएं अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो समाज में जैसा कुछ भी चित्रण हो रहा है, वह सब कुछ सारा चित्रण जो है वो साहित्य होता है। समाज का हित जिस विधा के द्वारा होता है वह साहित्य होता है। और आगे चलते हैं सिनेमा। अब सिनेमा साहित्य का वह स्वरूप है। एक प्रश्न मैंने इसमें वो भी बनाया है, वहाँ पर मैं इसकी चर्चा करूँगा कि जो सिनेमा होता है वह साहित्य का ही स्वरूप होता है। बस इसमें जो है अभिनय के द्वारा और नाट्य ना, ना, अभिनय के द्वारा, नाट्य श्रृंखलाओं के द्वारा, नाट्य स्वरूपों के द्वारा, नाट्यांग के द्वारा आपको जो है साहित्य का वह स्वरूप दृश्यात्मक दिखाने का प्रयास किया जाता है। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ कि आज साहित्य शायद कान से सुनने और देखने दोनों अलग अलग रूपों में आ रहा है, जबकि सिनेमा सुनने और बोलने, देखने और स्वयं को उसमें महसूस करने दोनों के लिए उपयोग होता है। यानी समाज को देखना और महसूस करना जहाँ साहित्य का कार्य था, अब वह कार्य बहुत हद तक सिनेमा करने लगा है। ठीक है छात्रों, अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। साहित्य और सिनेमा दोनों ही जनमानस की भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम हैं। साहित्य में भले ही मनोरंजन मिलता है, पर उसमें उचित उपदेश भी होना चाहिए। ये लाइन मैथिली शरण गुप्त की है छात्रों। मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में मनोरंजन ना केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर अपनी बात कहना चाहूँगा। साहित्य और सिनेमा का उद्देश्य जो है उस समाज का सृजन करना जिसके लिए कबीरदास जो है बेगमपुरा, बिना गम वाला राज्य की बात करते हैं, तुलसीदास राम राज्य की बात करते हैं, लोक मंगल वाले समाज की बात तुलसीदास करते हैं। ये जो जो समाज है, अरस्तु बात करते हैं, प्लेटो बात करते हैं, एक यूटोपिया ऐसे कोई जगह है उसकी बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के उसके इस राम राज्य की स्थापना, इस बेगमपुरा की स्थापना तभी संभव है जब साहित्य उत्तम होगा। समाज में उस साहित्य का सृजन किया जाएगा जिससे समाज सीख ले सके और अपने आने वाली जनसंख्याओं को, आने वाले लोगों को वो सिखा सके कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। जबकि साहित्य का उद्देश्य तो सजीव वर्णन करना होता है, पर सजीव वर्णन करने के साथ उसके परिणाम का भी वर्णन यदि हम अंत में करते हैं, तो जो नकारात्मक बिंदु आ रहे हैं, जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, उसका विकल्प या संकल्प क्या निकल के आ रहा है, वह भी दिखाना साहित्य का कार्य है। आज भी हम जब सिनेमा देखते हैं, तो यदि जो हमारा अभिनेता होता है, जो हमारा हीरो होता है, यदि वह मृत्यु या उसके साथ कुछ भी बुरा होता है, तो वह बुरा हम अपने अंदर महसूस करते हैं। और अंत में यदि साहित्य किसी लक्ष्य को नहीं पाता है, तब हम आधे मन से शयन की तरफ जाते हैं या आधे मन से फिल्म को देखने के बारे में सोचते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो साहित्य है और समाज है, इसका जो उद्देश्य है वह ऐसे समाज का सृजन करना जहाँ पर सजीव भी हो, परिणाम भी अच्छा आए और भविष्य को देख करके विषय वस्तु का चयन और सृजन किया जाए तो अच्छा होगा। ये उद्देश्य मेरी तरफ से छात्रों। प्रश्न नंबर 2 पर दूसरा विकल्प हम लेते हैं, साहित्य का फिल्म प्रभाव। साहित्य का फिल्मों पर प्रभाव होना चाहिए था। फिल्म निर्माताओं के लिए साहित्य को फिल्मों में रूपांतरित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। देखिए, सही बात बताऊं, एक कहानी मुझे मेरे सर के द्वारा पता चली थी, तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा। प्रेमचंद का नाम सभी लोग जानते हैं। प्रेमचंद नाटक हाँ, याद आ गया। प्रेमचंद ने आपने देखा होगा कि प्रेमचंद ने
निबंध लिखे प्रेमचंद ने, आलोचना ग्रंथ लिखे, और कहानियाँ उन्होंने मानसरोवर में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने। और उन्होंने लिखा है उपन्यास गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कायाकल्प, कितने हैं उपन्यास, कितनी है कहानियाँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो प्रेमचंद हैं वो अपने उन्होंने लिखा, उन्होंने एक दो नाटक भी लिखे हैं। उन नाटक का नाम, एक नाटक है संग्राम। तो फिल्म निर्माताओं, जो साहित्य है उसका फिल्म पर प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि फिल्म में तो वही दिखाया जाना चाहिए। फिल्म के लिए कहानी होना आवश्यक है, कथानक, कोई बिना कहानी के तो फिल्म बनना संभव नहीं है, सीधी सी बात है। तो जैसा साहित्य होगा, साहित्य जैसे जैसे चित्रित होता रहता है, फिल्में भी ऐसी ही घटनाएं आती हैं। बहुत सारे मंच, बहुत सारे प्लेसेस, बहुत सारे स्थान ऐसे हो आ गए हैं जहाँ पर बहुत सारे साहित्य सृजित किए जा रहे हैं, बहुत सस्ते दामों में बेचे जा रहे हैं, और उन पर ही फिल्में बन रही हैं। तो जैसे जैसे साहित्य बदलता जाता है वैसे वैसे फिल्में भी बदलती जाती हैं। नमक का दरोगा आप देखेंगे, आप गोदान पर फिल्म देखिए, तीसरी कसम पर फिल्म देखिए, अब बहुत सारी फिल्में हैं, अंधा युग आप देखिए, आवारा मसीहा आप देखिए, बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिनके नाम एक बहुत शानदार फिल्म रही कोहबर की शर्त। आप कहेंगे ये कौन सी पिक्चर है, वहाँ पिक्चर है नदिया के पार। उस पिक्चर से आप देखिए बहुत सारे गायन, और उसमें जो ग्राम और समाज का वर्णन कितना सुंदर तरीके से दिखाया गया है। तो जैसा साहित्य था वैसी ही फिल्म बनी, और कितना शानदार आज भी वो जीवंत प्रतीत होता है। अलिफ लैला हो गया देख लीजिए, शक्तिमान देख लीजिए आप, और इसके बाद कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता पर जो श्री कृष्णा बनता है, महाभारत बनता है, श्री रामचरितमानस पर जो है रामायण आप देख लीजिए, आज भी उतना ही जीवंत लगता है। अगर वो साहित्य शायद उतना सुंदर नहीं रचा गया होता, उसमें वो सीमाएं नहीं रही होती। अब ये अलग बात है कि उसका पूर्ण लेखन पर ही नहीं कहा जा सकता है, अभिनय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर अब बिना साहित्य के, ऐसे सुंदर साहित्य के आधार के बिना सुंदर साहित्य सृजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं कहूँगा साहित्य का प्रभाव फिल्म पर पूर्णतः पड़ता है। और इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, स्वयं विचार कर लीजिएगा। इसमें देख लीजिए, अगर चाहे तो पढ़ दे रहा हूँ। फिल्म निर्माताओं के लिए साहित्य को फिल्म में रूपांतरित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। संवाद, भाषा, पहनावा, संस्कृति, कथानक आदि के चलते साहित्य की उस रचना में कुछ परिवर्तन करने के पश्चात ही उसे फिल्म का रूप दिया जाता है। जब किसी रचना का रूपांतरण किया जाता है तो उसमें कुछ बदलाव आना स्वाभाविक है। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। साहित्य और फिल्म दोनों के रूपांतरण में भाई वास्तव में अंतर आएगा, लेकिन इतना भी अंतर नहीं आना चाहिए कि वह उससे एकदम अछूता सा रह जाए, बेकार सा हो जाए। चलिए, साहित्य और सिनेमा में अंतर बहुत कम शब्दों में मैंने इसमें रखा। साहित्य में जहाँ साहित्यकार विभिन्न पक्षों में प्रभावित होता है, हुआ साहित्यिक रचना करता है, वहीं सिनेमा निर्देशक उस साहित्यिक कृति को मूल रूप में रखते हुए उसे ऐसा नया रूप देता है जिससे वह जीवंत और प्राणवान हो उठती है। कई उपन्यासकारों की कृतियाँ साहित्यिक रूप में उतना लोगों तक नहीं पहुँच पाई जितना कि सिनेमा के माध्यम से। प्रेमचंद का बहुत सारा साहित्य, बहुत सारे नाटकों, बहुत सारे उपन्यासों और कहानियों पर फिल्में बनी, पर आपको सच बताऊं, प्रेमचंद पढ़े ज़्यादा जाते हैं, देखे कम जाते हैं। मैं जहाँ तक अभी तक भी इतना दिन साहित्य को देखते देखते हुआ और इतना दिनों तक फिल्म का स्वरूप देखते हुआ, लेकिन आज भी प्रेमचंद हाथों में ज़्यादा दिखते हैं, मोबाइल में और टीवियों पर कम दिखते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं। साहित्य और सिनेमा में अंतर। साहित्य, भाई साहित्य सीधी सी बात है, लेखन की वस्तु के रूप में आता है, समाज का वास्तविक चित्रण करता है, और इसमें सत्यता और लेखक के निकट की बात हो सकती है। लेकिन सिनेमा एक विजुअल होता है, एक दृश्यात्मक साहित्य होता है, तो ये एकदम अलग सा होता है। दोनों की आवश्यकता जो है अलग अलग होती है। अब चलो, साहित्य और सिनेमा में अंतर मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। साहित्य में जहाँ साहित्यकार विभिन्न पक्षों को प्रभावित होता है, हुआ साहित्य रचना करता है,
देखिए, इसमें कई उपन्यासकारों की कृतियाँ साहित्यिक रूप से उतना लोगों तक नहीं पहुँच पाती जितना कि सिनेमा के माध्यम से। देखिए, सिनेमा ऐसा, ये जो अंतिम लाइन हमने पढ़ी है, ये इसलिए महत्वपूर्ण आप समझ पा रहे होंगे, या यहाँ मैंने नोटिस किया, क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास किताब हो या ना हो, लेकिन मोबाइल ज़रूर है। आज व्यक्ति के पास घर में खाने के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन सब्जी के लिए पैसा हो, लेकिन रिचार्ज का पैसा व्यक्ति के पास निकलता है। तो ये एक प्रकार का जो है, वो सिनेमा की पहुँच बहुत दूर तक हो गई है, इसलिए साहित्य थोड़ा-सा कम पहुँचता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम ये पढ़ रहे होते हैं सिनेमा की पहुँच, तो साहित्य कभी देखो, किताबें पढ़ना, उसमें आनंद लेने में शायद समय लग सकता है, लेकिन रील्स देखने में और वीडियो देखने में और सजीव रूप से वो रूपांतरण करने में वीडियो ज़्यादा सहायक होता है, जहाँ की किताबें साहित्य कम सहायक होती हैं। और रुचि की भी बात होती है कि आप सबसे ज़्यादा आनंद आँखें, नाक, कान, सारी चीज़ें यानी अगर पाँचों इंद्रियाँ किसी में से प्रभावित होंगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि जिसमें एक दो इंद्रियाँ प्रभावित हो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सही बात है, साहित्य और सिनेमा में एकदम अंतर साफ साफ दिखाई देता है। फिलहाल इस पर कभी एकदम गहनतम चर्चा होगी। आगे चलते हैं। साहित्य और सिनेमा में समानताएं, ये कुछ मैंने बिंदु नोट किए हैं। साहित्य और सिनेमा में कई समानताएं हैं, जैसे कि साहित्य और सिनेमा दोनों समाज के दर्पण हैं, ये समाज में घटित घटनाओं और जीवन का आईना है। साहित्य और सिनेमा दोनों ही समाज की समस्याओं, संवेदनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाते हैं। ठीक है, दोनों में एकदम साफ साफ है। साहित्य और सिनेमा दोनों का जो उद्देश्य है वो समाज को सुधारना है। साहित्य और सिनेमा दोनों एक दूसरे के पूरक है, बिना साहित्य के सिनेमा नहीं और बिना सिनेमा के साहित्य का भी सृजन संभव नहीं है। क्योंकि देखो, सिनेमा का मतलब केवल वीडियो फिल्म नहीं होता है, जो कुछ दिख रहा होता है उसी से तो सब कुछ रचा जा सकता है। साहित्य और सिनेमा का संबंध साहित्यिक कृतियों की फिल्म रूपांतरण और फिल्मों के साहित्य पर प्रभाव के जरिए देखा जा सकता है। आप इनको समझ लीजिएगा, इतना याद रखिएगा, बहुत है आपके काम का। साहित्य और सिनेमा का संबंध समाज, संस्कृति और धार्मिक प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है। साहित्य और सिनेमा, आज देखिए आप, बहुत सारी चीज़ें मैं खुद भी उससे प्रभावित होता हूँ कि नए वर्ष पर क्या करना चाहिए, पिछले वर्ष क्या करना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कौन से भगवान को मानना चाहिए, किस राशि के हैं आप। बहुत सारा प्रभाव मैं लोगों के अंदर देखने लगा हूँ, आज लोगों के मुख से पता चल जाता है। साहित्य और सिनेमा दोनों ही समाज में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। साहित्य और सिनेमा दोनों ही समाज के बिना अपूर्ण है। एक प्रश्न मैंने यहाँ पर अलग से अपने मन से बनाया है, ये प्रश्न आप पहले से जानते होंगे छात्रों। साहित्य के प्रकार, जो साहित्य का प्रकार है वह कितने प्रकार हैं? साहित्य के 3 प्रकार हैं। पद्य, जैसे कामायनी, रामचरितमानस आदि। गद्य, गद्य है हमारा मसीहा, ठीक है। और उसके बाद जो भी कहानियाँ हैं, जो ना उपन्यास हैं, वो सब आते हैं। और चंपू है जो है, वो गद्य और पद्य है। राउरवेल पहला चंपू काव्य रहा, जैसे कि एक है अंधा युग, और ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं। फिल्म जगत से जुड़े कुछ पुरस्कार पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। फिल्म जगत से जुड़े कुछ पुरस्कार ये हैं। पहला पुरस्कार जिन पर मैं देखो, आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने कुछ पुरस्कारों की चर्चा यहाँ पर की है। तो आप भैया जान लीजिए, फिल्म जगत के जुड़े कुछ पुरस्कार हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, या भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, या पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, या पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। पृथ्वीराज कपूर इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं। आपको ये दो लिस्ट भी याद रखनी होगी कि अमिताभ बच्चन को कब मिला, रेखा को कब मिला, और शम्मी कपूर को कब मिला, ऋषि कपूर को कब मिला, कितने लोगों को मिला है, विनोद खन्ना को मिला है कि नहीं मिला। इन सब चीज़ों की लिस्ट थोड़ा सा बना लीजिए। वैसे मैं जिनका नाम लिया हूँ मिला सबको है, लेकिन आप बना लेंगे तो अच्छा लगेगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार, इस टाइम एक फिल्म बनी थी, नाम आ जाए तो याद आ जाए तो आपको बताता हूँ। एक फिल्म आई थी जिसको मैंने देखा था, उसको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और जैसे कि मैदान, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे हीरो की हैं, जैसे जवान शायद बेस्ट फिल्म रही है अभी, कुछ जवान फिल्म को मिला। और एक फिल्म आई थी 12th फेल, उसके निर्देशक को पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार। तो आप उसको देखिए और वहाँ पुरस्कार के बारे में जान जाएंगे। बहुत सारे बेस्ट निर्देशक को दिया जाता है, अब अभिनेता और अभिनेत्री को दिया जाता है, फिर स्क्रीन प्ले को दिया जाता है, एनिमेशंस को दिया जाता है, बहुत सारे पुरस्कार होते हैं। आप सब पुरस्कारों के बारे में, राष्ट्रीय फिल्म के बारे में आप पता कर लीजिएगा, गूगल करिएगा, नहीं तो अगर और जानना हो तो हमसे जानना हो तो बताइएगा।
फिल्म फेयर पुरस्कार आते हैं। ये फिल्म फेयर पुरस्कार पार्श्व गायिका पुरस्कार और महिला पार्श्व गायिका, पुरुष पार्श्व गायिका गायक, और ये फिल्म फेयर दिए जाते हैं शायद। उसके बाद अकादमी पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ये सारे पुरस्कार मैंने चर्चा कर ली है। चलिए एक चीज़ और ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा शायद उल्टा हो गया। इसके बाद जो है तीसरी कसम कहानी की समीक्षा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दे दी है। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। एक गांव के गरीब किसान हीरामन और एक नौटंकी कलाकार हीराबाई के बीच प्रेम संबंध पर केंद्रित है। कहानी असमानता, गरीबी और प्रेम की त्रासदी को दिखाती है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, और ये इसके प्रणेता भी हैं, प्रवर्तक भी हैं। पहली बार इन्होंने सजीव रूप से, ऐसा नहीं कि आंचलिक, लेकिन पूर्ण रूप से इनको ही दिया गया। इन्होंने अपनी कहानियों में कि विशेष अंचल को अपनी निजी छवियों और छवियाँ, शक्ति और अशक्ति तथा प्राकृतिक विशेषताओं को उभारा, और अपनी प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम में भी उन्होंने अपनी आंचलिकता को उभारने का प्रयास किया। तीसरी कसम कहानी की समीक्षा। कहानी कला के प्रमुख तत्व निम्न है। पहला, कहानी का कथानक होना चाहिए। दूसरा, चरित्रण होना चाहिए। तीसरा है संवाद यानी डायलॉग, कथोपकथन, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य और शीर्षक। इसके बाद छात्रों, ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और ये वो दृश्य है जो मैंने फिल्म में देखा था। आपको पढ़ाते समय मुझे लगा कि लाओ एक बार देखना चाहिए। यूट्यूब पर वैसे उपलब्ध है, अगर खाली टाइम रहे तो आप इसको अवश्य देखिएगा। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ, वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार छात्रों। अगर कोई प्रश्न रह जाता है आपका तो मुझे आप ज़रूर सूचित करिएगा।